नमस्कारों, मैं डॉक्टर रेखा वर्मा, सह आचार्य, राजकीय वांगड़ महाविद्यालय डीडवानी से। हम बात करते हैं एमए हिंदी पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध में कार्य आने वाले साहित्य की। यह एमए पूर्वार्ध में प्रथम प्रश्न पत्र में और उत्तरार्ध में नवम प्रश्न पत्र में आते हैं। आज का विषय है मेरा मोहन राकेश की कहानियों की अभिव्यक्ति पक्ष। रचना में अभिव्यक्ति एक अनिवार्य प्रक्रिया है। अभिव्यक्ति अनुभूति को पाठक तक पहुंचाने की क्षमता रखती है। अभिव्यक्ति अनुभूति का अनिवार्य परिणाम है। अनुभूति शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। अभिव्यक्ति भाषा शिल्प शैली द्वारा होती है। तो हम पहले लेते हैं भाषा को। मोहन राकेश लेखकीय भाषा को अपने जीवन के अंदर से तथा परिवेश से खोजते हैं। अनुभूति की बल पर भाषा में नई अर्थवत्ता और नए संदर्भ के लिए राकेश प्रयत्नशील रहते हैं। उनकी दृष्टि में शब्द का महत्व नहीं, अपितु वह तो उसी शब्द से ध्वनित अर्थ को नया संदर्भ और नया आयाम देना चाहते थे, जिससे भाषाई चेतना का विकास हो और भाषा जिंदगी के यथार्थ को सही रूप में पकड़ सके। मोहन राकेश की भाषा समय अनुसार परिवर्तित होती रही है। लेखन के प्रारंभ में उनकी भाषा ने मात्र एक रंगीले और रोमानी भाषा संसार में ही सारी शक्ति गंवा दी। लेकिन धीरे धीरे समय के अनुसार भाषा को एक नया संस्कार भी उन्होंने ही दिया है। उन्होंने माना है, कोई भी भाषा एक स्थिर, निश्चित और अंतिम रूप में अवतरित नहीं होती। समय के संस्कार से निरंतर अपने को बदलती रहती है। मोहन राकेश ने रचनात्मक धरातल पर संक्रांति के युग समस्त दबावों को झेला है और उस दबाव से जन्मे तनाव और संतरास को भोगा है। इनका कथा साहित्य युग की समग्रता को अपने परिवेश में समेटकर व्यक्ति और समाज के अनेक स्तरीय संबंधों को अभिव्यक्ति देने का प्रयत्न करता है। मोहन राकेश ने परिवेश के शब्दों को खोजकर भाषा को नए अर्थ दिए, इसलिए इनकी कहानियों में सहजता, सपाटता और व्यंजनात्मकता दिखाई देती है। वास्तव में मोहन राकेश का भीतरी मन ही भाषा के ऐसे संस्कारों से जुड़ा हुआ था। आद्रा कहानी का यह कथन, यह अंश इस बात की पुष्टि करता है। कमरे की खिड़की खुली थी और दूर तक खुला आकाश दिखाई दे रहा था। खिड़की से दिखाई देती उन नक्षत्रों की स्थितियों से वह परिचित थी। उन्हीं नक्षत्रों को वह बंबई की उस मनहूस बस्ती के ऊपर भी झिलमिलाते देखा करती थी। यहाँ से भी उसे तिरछे कोण से दिखाई देते थे, जहाँ वह आहती में लेटकर उन्हें ठीक अपने ऊपर देखा करती थी। मोहन राकेश की रचना दृष्टि का सीधा संबंध आसपास जिए या रहे जीवन के साथ और उस जीवन की विडंबनाओं और विभ्रमों को झेलते हुए व्यक्ति के साथ रहा। इनकी कहानियों का मूल परिपार्श्व में परखने आंकने का है। मोहन राकेश ने यथार्थ की अभिव्यक्ति व्यंजनात्मक ढंग से की है। उदाहरण है जीनियस कहानी का। कहवा खाने में व्यक्ति से मुलाकात होती है। उसका यह कहकर परिचय करवाया जाता है कि यह जीनियस है। उससे बातचीत होती है। वह यह बताता है कि जीनियस किसे कहते हैं। अतः भी हाथ मिलाकर उठ खड़ा होता है और चला जाता है। कहानी समाप्त हो जाती है। जीनियस एक व्यक्ति नहीं, एक फिनोमिना होता है, एक परिस्थिति जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। उसका अपना एक रेडिएशन, एक प्रकाश होता है। उस रेडिएशन का अनुमान उसके चेहरे की लकीरों से, उसके हाव भाव से था, उसकी आंखों से नहीं।
वह एक फिनोमिना है जिसके अंदर एक अपनी हलचल होती है, परंतु जो हलचल उसकी आंखों में देखने से नहीं होती वह स्वयं भी अपने संबंध में नहीं जानता है। इस तरह जीनियस कहलाने वाले का यह कथन वैचारिक विंजना का पुट लिए है और इसी विंजना में जीनियस के व्यक्तित्व का लेखा चुका स्पष्ट हो जाता है। यह व्यंजनात्मकता मोहन राकेश की अधिकांश कहानियों में उपलब्ध होती है। मलबे का मालिक में उर्दू का प्रभाव आता है। यह मुसलमानों की कहानी है। पात्रों के नाम भी मुसलमानों के उर्दू के फतेहदीन, गनी मियाँ, किश्वर, सुल्ताना। राकेश की कहानी उसकी रोटी में देशज शब्दों का प्रभाव देखा जा सकता है। खसम खानी, मुआकम जात, सुच्चा सिंह को सुच्चा सियो, गुरु पर्व को गुरब पर्व, पोटली सिर फुटब्बल आदि अनेक तरह के शब्द मोहन राकेश की कई कहानियों में मिलते हैं। मोहन राकेश ने अधिकांशतः कथा सूत्रों के माध्यम से कहानियों को प्रस्तुत किया है। ऐसी कहानियों में राकेश का मुख्य लक्ष्य पात्रों की मनोजगत का विश्लेषण करना है। जैसे बारिश, बस स्टैंड की एक रात, जख्म, एक ठहरा हुआ चाकू में अभिव्यक्त है। वारिस में मास्टर जी अपनी प्रतिभा का वारिस तलाशना चाहते हैं लेकिन उन्हें मिल नहीं पाता। यह एक मनह स्थिति है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जो घुटन और पीड़ा महसूस होती है वे लेखक ने मास्टर जी के पढ़ाते समय तब अभिव्यक्त की है जब वह कभी भावना विहीन जीवन कैसा होता है और कभी मनुष्य जीवित क्यों रहना चाहता है विषयों पर बातें करते हैं। इन कथा सूत्रों द्वारा मास्टर जी अपनी मानसिकता का प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं। अब आता है शिल्प। प्रत्येक युग की वास्तविक कला अपने एक युग कथ्य को समेट कर चलती है और उसी के अनुसार अपने अंदर से अपने शिल्प का विकास करती है। प्रत्येक अनुभूति का अपना एक शिल्प होता है। लेखक किसी भी प्रश्न का उत्तर कहानी में अवतरित होकर नहीं देता, अपितु परिस्थितियों के वैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा पाठकों की संवेदनाओं को प्रभावित करता है और पात्र अपने लिए उत्तर स्वयं खोज लेते हैं। स्वयं कुछ कहने की अपेक्षा कहानीकार बिंबों, प्रतीकों और संकेतों द्वारा अभिष्ट प्रभाव की सृष्टि करता है। लेखक परिवेश का अविभाज्य अंग होने के कारण उन्हीं स्थितियों को भोगता और लिखता है जिन्हें पाठक भोग रहा है। परिणामतः लेखक की अनुभूति पाठक की अनुभूति का अंग बन जाती है। नई कहानी में कहानी संकेत में हो गई, लेकिन उसमें सांकेतिकता की अभिव्यक्ति बिंबों और प्रतीकों के माध्यम से हुई है। मोहन राकेश ने भी इसी पद्धति का अनुसरण किया। उन्होंने अपनी कहानी एक ठहरा हुआ चाकू में बिंबों द्वारा कहानी को चित्रमय रूप में प्रस्तुत किया। जूते की चरमर और चाप वातावरण की खामोशी को गहराई के साथ भयाक्रांत बनाती जाती है और थाने के अंदर बैठा हुआ सुभाष असुरक्षा के एहसास से मुक्त नहीं हो पाता। उसका हथेली पर लिखते जाना इस एहसास से मुक्त होने का प्रयास मात्र है। उसकी हथेली पर सब मिलाकर आड़ी तिरछी लकीरों का एक गुंझल था जो मल दिए जाने पर भी पूरी तरह मिटा नहीं। हथेली सामने किए हुए कुछ देर अधबुझे गुंझल को देखता रहा। हर लकीर का नुक्ता नहीं बाकी था। उसने सोचा कि वहाँ कहीं एक वाशवेशन होता तो वह दोनों हाथों को अच्छी तरह मलकर धो लेता। लकीरों का गुंझल उसकी मानसिक उलझन को अभिव्यक्त करता है और हाथ धोने की इच्छा असमंजस की स्थिति से उभरने की इच्छा को व्यक्त करती है। इसी तरह
फौलाद का आकाश के सारे बिंब महानगर के औद्योगिक परिवेश से लिए हैं। लेखक प्रकारांतर से मशीनी सभ्यता के प्रभाव के से संवेदनहीन होती जाती मानवीय चेतना को अभिव्यक्त करता है। जैसे बाहर झींगुरों की तेज आवाज सुनाई दे रही है, जैसे कि एक तेज चरखी लगातार घूम रही हो। दूसरा उदाहरण है रात के वक्त ड्राइव से लौटने। देखना एक दिन पूरी आसमान का रंग बदलकर ऐसा हो जाएगा। एक अन्य उदाहरण, मीरा तकिए में सिर छिपाए कल्पना। 4 दिन में भट्टी अब फिर जल उठेगी। मोहन राकेश की सभी कहानियों के बिंब जीवन अनुभवों से निःसृत हैं। बिंबों की तरह मोहन राकेश की कहानियों की भाषा में प्रतीकों का भी काफी प्रयोग हुआ है। प्रतीकात्मक ढंग से पात्रों की मन स्थितियों को अभिव्यक्त करने में मोहन राकेश सक्षम रही हैं। मोहन राकेश की मलबे का मालिक कहानी में गिरे हुए मकान का मलबा भारत पाकिस्तान के विभाजन के परिणाम स्वरूप उजड़े हुए जीवन का प्रतीक है। परमात्मा का कुत्ता कहानी में व्यक्ति न्याय और सत्य के लिए संघर्ष करने वाले वर्ग का प्रतीक बनकर कहानी में अभिव्यक्त हुआ है। जानवर और जानवर कहानी में गिरजे की घंटियों का डिंग डांग स्वर खोखली और पाखंडपूर्ण जिंदगी का प्रतीक है और जानवर के प्रतीक की कहानी को कथ्य ने संपूर्णता के साथ अपने में समेट लिया है। मोहन राकेश ने जीनियस कहानी में कबूतर के माध्यम से जीनियस कहने वाले व्यक्ति का व्यंग चित्र प्रस्तुत किया है। मोहन राकेश की कहानी एक और जिंदगी में जब पति पत्नी अदालत में विवाह विच्छेद के कागजों पर हस्ताक्षर करते हैं, ठीक उसी समय पंखे से टकराकर एक चिड़िया का बच्चा नीचे आ गिरता है। लोग बहस करने लगते हैं, चिड़िया नहीं चिड़िया का बच्चा है। कहानी में यही घायल पक्षी दंपत्ति की पुत्र पलाश का प्रतीक है। कहानी में लेखक ने चिड़िया की दुर्घटना दिखाकर कहानी की मुख्य घटना से उत्पन्न होने वाली करुणा को जागृत किया है। मोहन राकेश ने प्रतीकात्मक ढंग से रचना का प्रस्तुतिकरण कर रचना की प्रक्रिया में सौंदर्य वृद्धि की है तथा रचना की महत्ता को और बढ़ा दिया है। मोहन राकेश ने बिंबों प्रतीकों की तरह संकेतात्मक ढंग से भी स्थितियों का सफल निरूपण किया है। नई कहानी तो पूरी संकेत में हो गई थी। मोहन राकेश भी नई कहानी के प्रमुख हस्ताक्षर रहे हैं, इसलिए वह इस सांकेतिकता के प्रयोग से कैसे विमुख हो सकते थे। मोहन राकेश की कहानी आखिरी सामान में मिसेस भंडारी का खाने की मेज पर मक्खी से परेशान होना और अपने बालों में उलझे हुए किसी तिनके को मसल कर फेंक देना जैसे संकेत असंगत स्थिति को सशक्त ढंग से उजागर करने के लिए प्रयुक्त हुए हैं। अतिथि का मिसेस भंडारी के घर आना मिसेस भंडारी के लिए मक्खी निकलने के समान है और बाल में फंसा तिनका उसके पति की ओर संकेत करता है, जो उसके जीवन में सदा अटकता रहता है किंतु जिसे वह मसल कर फेंकने में असमर्थ है। अब आता है शैली। लेखक अपनी भाव अभिव्यक्ति को शैली द्वारा कलात्मक रूप देता है। प्रत्येक लेखक की शैली लेखक के व्यक्तित्व की तरह भिन्न होती है, क्योंकि शैली लेखक के व्यक्तित्व से निर्मित होती है। व्यक्तित्व पर पड़ने वाले प्रभाव शैली को अलग अलग रूप देते हैं। मोहन राकेश की कहानियों की शैली पर भी व्यक्तित्व पर पड़ने वाले प्रभावों के कारण समय अनुसार परिवर्तित होती रही है, इसीलिए शैली में विविधता देखने को मिलती है।
महान राकेश परिवेशगत कटुता को व्यंग्यात्मक शैली में कहकर कथ्य को चमत्कृत करते हैं। जानवर और जानवर कहानी इसी रूप में अभिव्यंजित हैं। पादरी जब जानवर और जानवर का अंतर बताता हुआ कहता है, हर जानवर एक सा नहीं होता, जानवर और जानवर में फर्क होता है, तो जान पादरी को राक्षस कहता है। पादरी भक्ति का ढोंग रचकर अपनी वासना की पूर्ति करता है, जिसे स्कूल के अन्य सदस्य स्वीकार नहीं करते और पादरी को गालियां निकालते हैं। उनकी कथन में व्यंग्यात्मकता पुट है। आत्मचरितात्मकता ढंग से महान राकेश ने जीनियस, अपरिचित आदि कहानियों का सृजन किया और नई शैली को अभिव्यक्त किया। महान राकेश ने कहानियों में चित्रात्मक शैली द्वारा पाठक के सामने विषय वस्तु का सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। इस शैली द्वारा कहानी बोधगम्य, प्रभावोत्पादक और यथार्थवादी हो जाती है। मलबी का मालिक कहानी में महान राकेश ने ढहे हुए मकान को मलबे के रूप में प्रस्तुत करते समय चित्रात्मक शैली का सहारा लिया है। उदाहरण है, मलबे में अब मिट्टी ही मिट्टी थी, जिससे जहाँ तहाँ और जली हुई ईंटें बाहर झांक रही थीं। लोहे और लकड़ी का सामान उसमें से कब का निकाला जा चुका था। केवल एक जले हुए दरवाजे का चौखट न जाने कैसे बचा रह गया था। पीछे की तरफ 2 जली हुई अलमारियां थीं, जिसकी कालिक पर अब सफेदी की हल्की हल्की तह उभर आई थी। शैली में शब्दों की बनावट को भी देखा जा सकता है। महान राकेश ने अपनी कहानियों में कहीं कहीं वक्तव्यों को बार बार दोहराया है, शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं की। जख्म कहानी में ऐसी शैली का प्रयोग कई जगह मिलता है। शब्दों की पुनरावृत्ति से लेखक ने पात्रों की मानसिकता व स्थिति की स्पष्टता को अभिव्यक्त किया है। इस प्रकार से कहा जा सकता है, महान राकेश की कहानियों द्वारा रचना प्रक्रिया की जानकारी हेतु यह स्पष्ट हुआ कि महान राकेश का कथ्य उनकी जीवनगत घटनाओं का ब्यौरा है। उन्होंने निजी जीवन संदर्भों के अतिरिक्त स्वातंत्रोत्तर बदलती परिवेश की भी यथार्थ अभिव्यक्ति की है। भ्रष्ट राजतंत्र, महानगरीय आपाधापी के बीच मानव पिस कर रह गया। मानवीय संबंध बदलने लगे। मानव अपने अस्तित्व को पहचानता हुआ व्यवस्था के प्रति विद्रोह के स्वर की बात करने लगा। तत्कालीन अर्थ प्रधान युग में व्यक्ति की बढ़ती लालसा ने उसका अंतर्मन मार दिया। वे अपने हित के लिए दूसरों का खून तक बहाने से नहीं हिचकचाता है। आर्थिक संकट की विवशता ने इंसान में इंसानियत समाप्त कर दी है। वह पाशविकता का परिचय देने लगता है। भावविहीन मनुष्य संबंधों को बनाने व तोड़ने में देर नहीं लगाता था। महान राकेश पूरी जिंदगी उपर्युक्त परिवेश तथा परिस्थितियों से गुजरते हुए ऐसी ही जिंदगी की तलाश करते हुए अपनी पहचान ढूंढते रहे हैं। धन्यवाद।